हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जहां पे हम करेंगे आज के सेशन में जनरल स्टडीज के क्वेश्चन, यानी सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को आज हम करने वाले हैं। तो चाहे आप RAR एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या PCS या स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब तक जो स्टूडेंट इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज जुड़ जाइए, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरी क्लासेस हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, तो इन फ्यूचर आपको हेल्प मिलेगी। एंड ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं, आज देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी, जहां पे हमने हिंदी किया है, जर्नल स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, है ना, पर्टिकुलर टॉपिक्स पे भी क्वेश्चन हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा देखते रहिए ताकि वो भी चीजें आपकी साथ साथ में कंप्लीट होती जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन और देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने पूछा गया है, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, रहन सहन के तरीके के संदर्भ में, या फिर आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। तो बताइएगा, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। ये चारों ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। यहाँ पे आपको कोड भी दिया गया है कि आपका जो पहला है वो सही है, 1 और 2, B है 2 और 3, C है 1, 2 और 3, और D है ये सभी, यानी ये सभी सही हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से और बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा, यानी एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। तो यहाँ अगर हम आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो देखो, पहला भी सही है, यानी सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, दूसरा भी पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, तीसरा यानी रहन सहन के तरीके के संदर्भ में, और चौथा है आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो आपके चारों ऑप्शन हैं वो सही हैं, यानी ऑप्शन जो D है ये सभी, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पूछा गया आपसे, शहरी वृद्धि सूचक है, ठीक है, यानी अर्बन ग्रोथ इंडिकेटर, यानी शहरी वृद्धि सूचक है कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि का, देश की कुल जनसंख्या में वृद्धि का, या फिर शहरी क्षेत्रों से आय में वृद्धि का। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। शहरी वृद्धि सूचक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और नीचे कोड भी दिया हुआ है, ठीक है। यानी ऑप्शन पहला है 1 और 2, B है 2 और 3, C है 1, 2 और 3, और D है ये सभी। तो देखिएगा प्रश्न और बताइएगा आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और देखिएगा कि आंसर इसका क्या होने वाला है। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन पहला यानी 1 और 2, ठीक है, यानी आपका कुल शहरी जनसंख्या में बढ़ोतरी का, उसके बाद आपका शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि का। तो ये दोनों जो ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, अमोनिक तथा ब्यूटेन, रेडॉन तथा नाइट्रोजन, और D है ओजोन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कौन सी। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जो राइट आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ठीक है। ऑप्शन जो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी CO2, क्या है CO2, और आपका CH4, ठीक है, ये है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे CFC भी है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ठीक है। चलिए, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है, यानी पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए गवर्नमेंट ने आरंभ किया है
एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क या फिर वाटर मार्क, क्या स्टार्ट किया है ये आपको बताना है। देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इको कर लीजिएगा, इको, ई है ये, इको मार्क। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका इको मार्क। ठीक है, इको मार्क आपका सही उत्तर है। और यहाँ पे इको मार्क लेवल की व्यवस्था पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता वस्तुओं की अलग पहचान के उद्देश्य से क्या किया गया है, 1991 में अपनाई गई है। और इस योजना को लागू करने वाली जो प्रमुख एजेंसी है वो भारतीय मानक ब्यूरो चिन्ह और निरीक्षण निदेशालय है। चलिए, नगरीय अवस्था में निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, पेयजल, आवासन, स्वच्छता या फिर परिवहन। तो नगरीय अवस्था में, ठीक है, कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां अगर हम बात करें तो आपका जो स्वच्छता है यानी साफ सफाई, ठीक है, तो स्वच्छता केवल नगरीय विशेषताओं में नहीं बल्कि मूलभूत आवश्यकताओं में आता है ना, जो किसी क्षेत्र विशेष के दायरे में बंधी नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट है, नहीं पूछा गया था ना इसलिए हम बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गोवा। पढ़िएगा प्रश्न और बताइएगा आंसर क्या होगा कि कौन सा एक राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्रश्न और बताइएगा आंसर क्या होने वाला है। तो यहां अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका क्या होगा, गोवा, ऑप्शन डी, गोवा इसका सही उत्तर है। यानी भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, आपका गोवा है। ठीक है, यहाँ नगरीकरण कितना है आपका 62.17%। ठीक, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, औद्योगिक नीति या फिर शिक्षा नीति। तो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से कौन संबंधित है ये आपको बताना है, बताइएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। व्हाट इज राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिएगा कूट भी दिया हुआ है नीचे, तो आपके पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा या फिर सभी सही हैं। देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आपके सभी ऑप्शन सही हैं, यानी वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, ये सभी आपके राइट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है यानी ये सभी, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है आपसे कि प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, वन रोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, बंजर भूमि के विकास में उत्कृष्ट योगदान या फिर वन जीवों के संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, बताइए आंसर क्या हो सकता है। सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में समर्थक योगदान। ठीक है, ऑप्शन जो पहला है यही आपका सही है। यहाँ पे मैं बात करूँ थोड़ा सा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार के बारे में, तो ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले ये पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में
उल्लेखनीय योगदान करने वाले संगठन या फिर मैं बात करूं व्यक्ति, उन सबको क्या किया जाता है, दिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित औद्योगिक देशों के समूह में से किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है? भारत तथा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस तथा चीन, और डी है यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न और बताइएगा आंसर क्या होने वाला है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका क्या है, राइट आंसर है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बात करें तो जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण बदलाव पर फ्रेमवर्क में संशोधन, यानी इसको कहेंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी UNFCC। ठीक है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि पर एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। तो जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में इस पर क्या हुआ था, समझौता हुआ था, और 16 मार्च, हम बात कर रहे हैं 16 मार्च 1998 तक यह हस्ताक्षर के लिए खुला था। तो अमेरिका ने वर्ष 2001 में इस संधि से मतलब हट चुका है और ऑस्ट्रेलिया इस संधि में शामिल नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो 2001 में ही हट गए थे और जो ऑस्ट्रेलिया है वो इसमें शामिल ही नहीं है। तो दोनों जो क्वेश्चन है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था ना, सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है कि प्लास्टिक मनी शब्द का आशय है प्लास्टिक की परत चढ़े कागज पर बना बैंक ड्राफ्ट, प्लास्टिक की परत चढ़े कागज पर छपे करेंसी नोट, प्लास्टिक के धागे से पिरोए गए करेंसी नोट्स, और मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड। तो देखिएगा प्रश्न पूछे, मतलब बताइएगा क्या होगा। तो देखो यहाँ पे कुछ अलग तरीके के आज के क्वेश्चन है आपके। वैसे तो हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि चाहे मिलान हो फिर या फिर आपके वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी नॉलेज देखी जा रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी करना जरूरी है। अब आप बताइएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूं राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होने वाला है कि मुख्यतः बैंकों द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए कांसा मिश्र धातु है तांबे और टिन की, एल्युमिनियम की, और तीसरा है चांदी की या फिर निकिल की। तो यहाँ पे कांसा मिश्र धातु है तांबे और किसकी है, ये आप सभी जानते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, टिन होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, टिन की। तो यहाँ पे देखिएगा कांसे में आप जानते हैं 88% आपका क्या होता है, तांबा, जबकि 12% क्या होता है आपका, टिन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम या फिर जस्ता। तो बताइएगा कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। तो यहां बात करूं इस क्वेश्चन की, सो राइट आंसर होगा आपका, अरे सोना मतलब गोल्ड, स्लीप नहीं होगा भाई, क्या होगा आपका, गोल्ड। ठीक, तो यहाँ पे सोना वो वाला सोना नहीं, स्लीप वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे स्लीप लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, गोल्ड होगा। तो गोल्ड धातु एक स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जबकि अन्य धातुएं क्या है, अयस्क से प्राप्त की जाती हैं, जैसे क्रोमियम है, एल्युमिनियम है, जस्ता है, ये सब। नेक्स्ट है आपका कि गैसोहॉल का एक मिश्रण है, गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का, गैसोलीन और एथेनॉल का, गैसोलीन और प्रोपेनॉल का, या फिर एथेनॉल और एथेनॉल का। मुझे लग रहा है ये 2 बार हो गया। अच्छा, मेथेनॉल होगा, मेथेनॉल। देखिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो यहाँ मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा गैसोलीन और एथेनॉल का। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सही उत्तर है। तो गैसो जो हॉल है ईंधन में आपका 10% एनहाइड्रेट एथेनॉल यानी जिसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल और 90% आपका गैसोलीन यानी पेट्रोल का मिश्रण है। गैसोलीन मतलब एक तरीके से पेट्रोल, ठीक है, उसका क्या है आपका मिश्रण है। याद रखेंगे तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि मीथेन निम्नलिखित में से किसके वायुमंडल में उपस्थित है? चंद्रमा के, सूर्य के, बुध के या फिर बृहस्पति के? ठीक है, तो यहां बताइएगा आंसर क्या होगा। ठीक, देखिएगा प्रश्न, बताइएगा आंसर क्या होने वाला है। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बृहस्पति। ठीक, तो बृहस्पति के वायुमंडल में हल्की गैसें जैसा आपका हो गया हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और हीलियम हो गया, मीथेन और अमोनिया, ये सारी पाई जाती हैं। तो बृहस्पति सौर मंडल का क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखेंगे। अधोलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछा गया है पाइरीन, अग्निशामक, सल्फर डाई ऑक्साइड, अम्ल वर्षा, ठीक है, और फ्रेयॉन प्रशीतन और फुलेरीन यानी फ्लूओरीन युक्त बहुलक। तो यहाँ पे बताइएगा कि कौन सा जो मिलान है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैं सही उत्तर की अगर मैं बात करूं तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा फ्लोरेन फ्लोरीन युक्त बहुलक। ऑप्शन जो डी है वो आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो फ्लोरीन क्या है, कार्बन का एक अपरूप होता है और वैज्ञानिक जो है आपके रिचर्ड वर्कमिस्टर फुलर जिनका नाम है, ठीक है, उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, फ्लोरीन पड़ा है। ठीक है, और इसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु जुड़े होते हैं। इसका सूत्र क्या है, C60 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? ऊष्मा, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें या फिर भारी धातु लवण। तो प्रोटीन को कौन विकृत नहीं करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने कुछ जनसंख्या के भी क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, 2011 की जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न वो भी हैं। तो एंड तक जरूर क्लासेस में बने रहिएगा क्योंकि जरूरी है उन क्वेश्चनों को भी करना। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ राइट आंसर आपका होने वाला है अवरक्त किरणें। ठीक है, तो ऊष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि जो अवरक्त किरणें हैं वो प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना प्रस्तुत की गई थी, ब्लैक होल की बात हो रही है। देखिएगा ऑप्शन, एस चंद्रशेखर द्वारा, हरमन बंदी द्वारा, रदरफोर्ड द्वारा या फिर कॉर्पनिकस द्वारा। बताइएगा ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना प्रस्तुत की गई थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका एस चंद्रशेखर द्वारा। ठीक है, ब्लैक होल की जो है, तो ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं पाता है, यानी बहुत ही खिंचाव वाला रहता है। तो खगोलविद जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं, ठीक है, तो चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए जाने जाते हैं और इस सिद्धांत के हिसाब से क्या है कि सफेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के पश्चात अपने भार में वृद्धि नहीं कर पाते और अंत में वो क्या हो जाते हैं, वो ब्लैक होल बन जाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप के मापन में किया जाता है? पायरोमीटर, फोटोमीटर, फोनोमीटर या फिर पैक्नोमीटर। तो देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका होने वाला है पायरोमीटर। ऑप्शन जो पहला है पायरोमीटर, ये आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी, ठीक है,
तो यानी टोटल रेडिएशन पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। और ये जो तापमापी है ये स्टेफन के नियम पर आधारित है। किसके? स्टेफन के नियम पर क्या कहते हैं? आधारित है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जेबी नॉरिकल, एम कृष्णन, एस चंद्रशेखर या फिर वीडी नाग चौधरी। तो किस वैज्ञानिक ने अपने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये आपसे पूछा गया है। सो राइट आंसर है आपका जेबी नारिकल, सॉरी वेट, क्या होगा आपका राइट आंसर? जेबी नारिकल, ये आपका क्या है? राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होने चाहिए थे, दूसरे होने चाहिए थे, तो कुछ प्रॉब्लम है इस पे शायद। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन, हेरोइन, एट्रोपिन या फिर क्यूनिन। बताइएगा आंसर क्या होगा। सो बताइए जल्दी जल्दी आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे सो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन पहला यानी मॉर्फिन। ऑप्शन जो पहला है मॉर्फिन, ये आपका सही है उत्तर है। तो अफीम पौधे के दूध को सुखाकर बनाए गए पदार्थ के सेवन से मादकता आती है और अफीम में 12%, कितना? 12%, ठीक, आपका मॉर्फिन पाई जाती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नौकनी संरक्षण उत्पन्न होता है। नौकनी, ठीक है, पारा के प्रदूषण द्वारा, सीसा के प्रदूषण द्वारा, संख्या के प्रदूषण द्वारा या फिर फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। नौकनी संरक्षण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे बात करें इसके सही उत्तर की, सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, यानी फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। ऑप्शन जो डी है वो आपका सही उत्तर होगा। तो नौकनी संरक्षण का मुख्यतः जो फ्लोराइड के प्रदूषण है उसको उत्पन्न करना है, मतलब एक तरीके से जो फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है ये एक तरीके से। और इस रोग में व्यक्ति के खड़े होने पर पैर के जो दोनों घुटने हैं वो लगभग सटे हुए होते हैं, ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित तत्व में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो निम्नलिखित तत्वों में कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है ये आपको बताना है। प्रश्न ध्यान से पढ़ें और बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ आप खुद ही देख रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग ही आपको देखने को मिल रहा है आज की सीरीज में क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपके वही कि कौन भाई ताजमहल का निर्माण किया, कौन कुतुब मीनार बनाया, तो ये सारी चीजें नहीं आपको केवल पूछी जाती, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे राइट आंसर की। सो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 23 का। आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर दे दिया होगा। तो आपका राइट आंसर है आपका कार्बन। आपका ऑप्शन जो बी है कार्बन, ये आपका क्या है? सही उत्तर है। तो कार्बन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है, जबकि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये क्या है? आपके कम क्रियाशील होते हैं। चलो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन आपसे पूछा गया है, एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस या फिर प्राकृतिक गैस। तो जीवाश्म ईंधन है, आपको बताना है आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ध्यान से और फिर बताइएगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो है आपका नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। तो प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, और ईथर है आपका, एल्कोहल है और वाटर गैस, ठीक है। तो ये भी प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या है? नहीं आते हैं। मतलब प्रयोग तो होता है लेकिन जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा अपूर्व होता है? नीला, लाल, हरा या फिर काला। तो कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा अपूर्व होता है? बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बात करूं आपके राइट आंसर की, सो ऑप्शन जो बी है रेड, ये आपका सही उत्तर होगा। आरडीएक्स आविष्कार हुआ, ठीक, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा,
सॉडी द्वारा, सी है बर्जिलियस द्वारा या फिर हैंगिंग द्वारा। बताइएगा। और आरडीएक्स आविष्कार हुआ किसके द्वारा हुआ? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी हैंगिंग द्वारा। तो यहाँ जो हैंगिंग है इनके द्वारा आरडीएक्स की खोज की गई और ये एक तीव्र विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है, जिसका अगर आप रासायनिक सूत्र जानना चाहते हैं तो C3H6N6O6 ये आप इनका क्या है रासायनिक सूत्र होता है। और इसका अगर हम अन्य नाम की बात करें तो साइक्लोनाइड एक्सोजन और T4 भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की या फिर जल की। तो कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, किस चीज की कमी रहती है ये आपको बताना है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन की, ठीक है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये आपका सही उत्तर है, क्योंकि ये कीटों को मारकर उनके शरीर में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो भारत में ये पौधे आपके दार्जिलिंग में मिलेंगे, नैनीताल है, कश्मीर है, इन सभी स्थानों में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका 28। साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिसे उत्पन्न किया जाता है विद्युत ऊर्जा, कृत्रिम मौसम, ध्वनि या फिर पर्दे पर चित्र। तो साइटोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिसे उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पे कृत्रिम मौसम, ठीक है, कृत्रिम मौसम यानी आर्टिफिशियल वेदर, याद रखेंगे। चले 29 क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? कवक जनित रोग आपको बताना है। आपके ऑप्शन है आप सभी के सामने, हृदय रोग, वर्णधनता, एड्स या फिर गंजापन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कवक जनित रोग आपसे पूछा गया है और यहाँ पे मैं बात करूं सही उत्तर की, तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी यानी गंजापन, ठीक है। तो गंजापन एक कवक जनित रोग है और एलर्जी एक स्थिति है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली बाहरी तत्वों पर असमान प्रक्रिया करती है और ये कई प्रकार की हो सकती है। जबकि एड्स क्या है आपका विषाणु जनित रोग है, वर्णधनता एक क्या है आनुवांशिक रोग है, और हृदय रोग को आप जानते ही हैं, ठीक है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है ग्लूकोज, फैक्टोज, डीऑक्सीराइबोस या फिर डी कर लीजिए, इनमें से कोई भी नहीं, लास्ट नन ऑफ दिस कर लीजिए, ऑप्शन डी। तो डीएनए में मौजूद शर्करा होती है तो उसको कहते हैं आप डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। तो डीएनए जीवित कोशिकाओं के अणुसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं, ठीक है, दोनों चीज कहते हैं। इसमें आनुवांशिक पूर्व संबंध रहता है और डीएनए अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है और डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिस जैसे ए, टी, जी और सी कहते हैं। तो इन न्यूक्लियोटाइडों से युक्त डीऑक्सीराइबोस शर्करा भी पाई जाती है और इन न्यूक्लियोटाइडों से एक फॉस्फेट अणु भी जुड़ा होता है, ठीक। चल लिपिड्स का चयन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? पित्त अम्ल, लाइपेजेस या फिर पेप्सिन। तो लिपिड्स की बात चल रही है, आपके ऑप्शंस हैं केवल एक और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3। यहाँ ऑल का ऑप्शन नहीं है। ऑल का ऑप्शन समझ लीजिए 1, 2, 3 दिया हुआ है तो 3 ही ऑप्शन तो आपके ऊपर दिए हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें इसके सही उत्तर की तो राइट आंसर होगा पहला और दूसरा, यानी पित्त अम्ल और लाइपेसेस। तो लिपिड्स के पाचन में पित्त अम्ल और जो लाइपेसेस हैं ये मुख्य भूमिका निभाते हैं और पित्त रस ग्रहणी में वसा का इमल्सीकरण करता है, जबकि जो लाइपेज है वो वसा को वसी अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है और पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, याद रखिएगा। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में या फिर CO2 के रूप में श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। बताइएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा।
अगर ये क्लासेस पसंद आ रही हों तो साथ साथ में लाइक भी करते जाएं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये चीज़ें सही लग रही हैं। देखो, सही लगे ना लगे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी ये है कि ये क्वेश्चन अगर आपको हूबहू वैसे ही देखने को मिल गए एग्जाम में, तब तो क्या ही बात है। तो इसीलिए इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन। यहाँ मैं बात करूंगी राइट आंसर की। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला, आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर दे दिया है, एटीपी के रूप में। ठीक है, एटीपी ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है। तो सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के कारण ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और ये एक ऐसे केटाबॉलिक क्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थित या अनुपस्थित दोनों ही अवस्था में उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब भाई उपस्थित हो या चाहे ना उपस्थित हो, दोनों स्थिति में या अवस्था में क्या हो जाएगा, संपन्न हो सकती है। तो इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली जो ऊर्जा है उसको हम क्या कहते हैं, एटीपी नामक जैव अणु में संग्रहित करके रख लिया जाता है, जिसका उपयोग सजीव और जैविक क्रियाओं में हम करते हैं। विटामिन बी 12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है, कोबाल्ट, लौह, जस्ता या फिर मैग्नीशियम। तो विटामिन बी 12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है, प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहां देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन पहला यानी कोबाल्ट, ये आपका क्या है, सही उत्तर है। तो विटामिन बी 12 का महत्वपूर्ण घटक क्या है, आपका कोबाल्ट नामक खनिज लवण है। और इसका यानी बी 12 की बात कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, ठीक है, रासायनिक नाम की बात कर रहे हैं तो साइनो कोबालमिन है। क्या है, साइनो कोबालमिन, ठीक है, मिन, ठीक, ये आपका इसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन जो बी 12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की जो कायिकी है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाती है। नेक्स्ट है, भारत में NSSO द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं की जा सकती, चालू मासिक परिस्थिति, चालू दैनिक परिस्थिति, चालू साप्ताहिक परिस्थिति या फिर कायिक प्रधान परिस्थिति। तो बताइएगा एक बार फिर से, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें कि NSSO द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं की जा रही है, नहीं की बात चल रही है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो होगा आपका चालू मासिक परिस्थिति। ठीक है, करंट मंथली स्टेटस। तो योजना आयोग द्वारा बेरोजगारी के अनुमान के संबंध में नियुक्त विशेष कमेटी भगवती कमेटी, भगवती कमेटी आपका, उसका मैं ईयर भी लिख देती हूँ, भगवती कमेटी आपका 1973, ठीक है, यानी 1900 आपका 73। तो इसमें बेरोजगारी के माप के लिए 3 धारणाओं, सामान्यतः मूल स्थिति यानी यूजुअल स्टेटस, चालू साप्ताहिक स्थिति यानी करेंटली वीकली स्टेटस, चालू दैनिक स्थिति यानी करेंटली डेली स्टेटस की संस्तुति की गई थी। तो यहाँ पे जो आपका NSSO है, ठीक है, वो भारत में प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात, कितना है, 5 वर्ष के पश्चात बेरोजगारी संबंधी आंकड़े एकत्रित करता है और चालू मासिक परिस्थिति का प्रयोग NSSO द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ऑप्शन पहला है वही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रमुख व्यूह रचना के संदर्भ में मतलब के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी। यानी जो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान है जो, उसमें किसमें महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ चुके हैं हम, और क्वेश्चन देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पे बात की जाए सो राइट आंसर आपका है 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी 9th 5 ईयर प्लान, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो यहाँ पे इसका आपको ईयर भी याद होना चाहिए, तो 1997 से 2002, 1997 से 2002, 9वीं की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, 9वीं की।
और यहाँ पे क्या था कि व्यूह रचना के रूप में किया गया था। इसका प्रयोग वर्ष 2017 में आपका क्या है, 12वीं है, वेट रुको, वर्ष 2017, ठीक है, आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का अंत हुआ था। उसके साथ ही भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना का जो आपका कार्यान्वयन है उसको समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है नियोजन के निम्नलिखित आवश्यकता पर विचार कीजिए। ये है संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए है, विकास के लाभ को सम आचरण द्वारा आगे बढ़ाने के लिए है, क्षेत्रीय संतुलन के निवारण को प्रमुखता देना, या फिर अगर हम बात करें तो उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और बताएं आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ आपको बताना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है। नियोजन की निम्नलिखित आवश्यकता पर विचार कीजिए। नीचे कूट भी दिया हुआ है, प्रश्न देख लिया है आपने। यहाँ पे देखिएगा पहला और दूसरा, पहला दूसरा और तीसरा, 2 3 और 4 ये सभी कथन सही हैं। अब आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूं सही उत्तर की, तो सही उत्तर में आपके सभी ऑप्शन सही हैं, यानी संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए है, विकास के लाभ को समाचरण द्वारा आगे बढ़ाने के लिए है, क्षेत्रीय संतुलन के निवारण को प्रमुखता देने के लिए है, और उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सभी कथन सही हैं, यही आपका राइट आंसर है। 37 न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को फसल बेचेंगे। यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है। तीसरा है यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करता है। और चौथा है यह किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि यह अपनी पैदावार पर ज्यादा बड़ा लाभ कमाते हैं। कूट दिया हुआ है 1 2 और 4, 2 3 और 4, 2 और 4, 2 और 3। तो पहले प्रश्न देखें ध्यान से, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फिर बात करते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बात की जाए तो आपका जो राइट आंसर है वो तो पहली बात आपका है, यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है। पहला तो ये सही है। फिर आपका जो थर्ड है यानी यह खाद्य सुरक्षा मिशन में सहायता प्रदान करता है, यानी 2 और 3, 2 3 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। 2 और 3 ये दोनों सही हैं। चलिए, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण है। ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, कुशल श्रमिक, या फिर शहरों से गांवों की ओर पलायन। प्रश्न ध्यान से पढ़ें और बताएं आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका कुशल श्रमिक। ओ वेट, इसका जो राइट आंसर है वो है कुशल श्रमिक यानी स्किल्ड वर्कर्स। चलें, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी। 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 6 अगस्त 1951 और 6 अगस्त 1952। तो चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखिएगा प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, 6 अगस्त 1952। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। तो इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है उसमें भारत सरकार की कार्यकारिणी की सिफारिश के बाद किया गया, और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद संसद के नीचे सबसे बड़ा निकाय है जो सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित जो नीति मामले हैं उनके लिए क्या करता है, उत्तरदायी होता है, यानी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 है। पूछा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई है। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन, और डी है प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ।
ठीक है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आप सभी के सामने। क्वेश्चन ध्यान से देखें और फिर बताएं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे मैं बात करूँ राइट आंसर की, सो राइट आंसर है बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग कंट्रोल एक्ट। ठीक, तो यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना आपका यही है, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन 1949। ठीक है, और जो और सभी हैं ये इसके बाद वाले हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके विनिर्माण, खनन, विद्युत या फिर निर्माण। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी यानी निर्माण। ठीक है, ऑप्शन जो डी है निर्माण, ये इसका क्या है सही उत्तर होगा। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी, क्या कहते हैं इसको, वेट, आईआईपी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में समान औद्योगिक क्रियाओं के स्तर को मापने की एकमात्र विश्वसनीय विधि है। आईआईपी केवल खनन, विनिर्माण और विद्युत से संबंधित है। इससे खनन, विनिर्माण और विद्युत से संबंधित है। चलें, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है। उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता नियोजन या फिर ये सभी। तो प्रश्न देखिए ध्यान से और बताएं आंसर इसका क्या हो सकता है। यहां मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, सो राइट आंसर होगा ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज। यानी कृषि वित्त ग्रामीण विकास और कृषि से संबंधित जो गतिविधियों से जुड़े कार्यों के संपादन, उनकी आपूर्ति, उनका थोक वितरण और जो प्रसंस्करण है, विपणन है, ये सब वित्त पोषण के लिए समर्पित हैं और एक विभाग के रूप में हम जानते हैं इसको। तो यहाँ पे उद्देश्य के आधार पर आपका क्या है, उत्पादक, खपत और अनुत्पादक है की आवश्यकता। वहीं व्यक्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो आपका व्यक्ति के आधार पर भी होगा। समय के आधार पर आपका लघु अवधि है, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक अवधि है, ये सब ऋण आते हैं। तो ये सारी चीजें इसका क्या है सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने बात की तो इसका राइट आंसर हमने देखा क्या है आपका इसका राइट आंसर है ये सभी। ठीक है, ये सभी इसका राइट आंसर। यानी कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत क्या है, आपका उद्देश्य है, आपका व्यक्ति है, उत्पादकता नियोजन है, ये सभी है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। यानी गरीबी हटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या फिर छठी पंचवर्षीय योजना। 43 का आंसर क्या होगा बताइएगा। आप सभी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और फिर बताएं आंसर क्या होगा। तो यहां मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना यानी 5th 5 ईयर प्लान। तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका 1 अप्रैल 1974 को प्रारंभ हुई और 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 1979 में समाप्त होनी थी। तो जनता पार्टी सरकार द्वारा यह योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दी गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। ठीक, अब आया जनगणना। सो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर पंजाब। देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहां अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी केरल। ऑप्शन सी यानी केरला, ये आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार केरल राज्य में न्यूनतम शिशु दर, ठीक है, और न्यूनतम जन्म दर यानी 14.7 है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 45 क्वेश्चन की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर बिहार।
तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, ये आपसे पूछा गया है। सो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी यानी बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार होगा। बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल के बाद आपका आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है 925 प्रति 1000 में, 908 प्रति 1000 में, 912 प्रति 1000 में और 896 प्रति 1000 में। तो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका 612 प्रति 1000 में। ठीक है, 612 प्रति 1000 में, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं आपकी पूछा जा रहा है 612, सॉरी 912, 612 कह रही, सॉरी माफ कीजिएगा, 912 है। ठीक है, अधोलिखित राज्यों में से किस में 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर दर्ज की गई, बिहार, गुजरात, राजस्थान या फिर यूपी, उत्तर प्रदेश। देखिएगा, बताइएगा क्या आंसर होगा। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन पहला, बिहार। ठीक है, ऑप्शन जो पहला है बिहार। तो बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर दर्ज की गई, और वर्ष 2001 में जहां इसकी साक्षरता दर 2001 की अगर हम बात करें तो आपका 47% थी, वहीं वर्ष 2011 में 63.8% तक पहुंच गई। जबकि राजस्थान में आपकी अगर हम बात करें तो 5.7%, गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में आपका है 8%, और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 11.4% वृद्धि दर्ज की गई है। चले, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर यानी TFR है 3.2, 2.9, 2.6 या फिर 2.4। बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहां मैं अगर बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, सो राइट आंसर है आपका 2.4। ठीक है, ऑप्शन डी। तो सकल प्रजनन दर बच्चों की वह संख्या होती है जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न होते हैं। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर 2.44 है। कितना है, 2.44 है। वर्ष 2010 में देश में सकल प्रजनन दर 2.5 थी। कितनी थी, 2.5 थी, 2.44। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है, ठीक है, 59.29%, 60.81%, 61.05% यानी 62.17%। देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर मैं सही उत्तर की बात करूंगी तो सही उत्तर आपका होगा 59.29%, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत 59.29% है। नेक्स्ट एंड लास्ट, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 5 जून को, 22 दिसंबर को, 28 फरवरी को या फिर 30 जनवरी को। तो यहां मैं बात करूं अगर राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा आपका 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो भारत प्रतिवर्ष 28 फरवरी को क्या करता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। वर्ष 1930 में भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन को रमन प्रभा की खोज हेतु भौतिक का जो आपका भौतिक विज्ञान है उसका नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, और रमन प्रभा के महत्व को देखते हुए इनके आविष्कार की तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये रही आपकी, आई होप आपकी जो चीजें हैं वो सब क्लियर हुई होंगी। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन आपका हिंदी का होगा, तो जुड़े रहिएगा क्योंकि हिंदी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका जर्नल स्टडीज। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, और अगर ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।